Hi guys, this is your sir Aditya Wadhwa and I welcome you back all to yet an amazing chapter। कौन सा चैप्टर चल रहा है? अकाउंटिंग रेशियोज। इसकी एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। ये वीडियो देखने से पहले जो खाना पीना है, जो अपनी सेवा करनी है, पूरी कर लो, क्योंकि अच्छी खासी वीडियो होगी और ये आपके दिमाग पे जोर देगी यहाँ पर। सो मेक श्योर आपको जो ब्रेक्स लेने हैं पहले ही ब्रेक्स ले लो, पानी वानी पीना है पी लो, आराम से अब तसल्ली से बैठ जाना और यहाँ पे रेडी रहना कि कम से कम आप लोगों को 1 घंटे की वीडियो देखनी है। चाहे ये वाली देखो चाहे इसके आगे वाली देखो, आई डोंट नो ये कितनी देर की बनेगी, बट डेफिनेटली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका 1 घंटे का मिनिमम टॉपिक है। मे बी मैं इसकी 2 वीडियोस बनाऊं, मे बी एक ही वीडियो में पूरा करा दूं, वो हम देखेंगे, बट मेक श्योर अब आप लोग यहाँ से हिलने नहीं वाले हो। तो लेट्स डू इट, लेट्स सी। हमारे पास अब ये जो रेशियोज हैं इनको बोला जाता है एक्टिविटी रेशियोज या फिर टर्नओवर रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज कह लो या फिर आप इनको टर्नओवर रेशियोज भी कह सकते हो। अब इसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास सबसे पहले यहां पर आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये हमारी इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। फिर हम लोग और आगे बढ़े तो और आगे हमारे पास आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ओके, लेट्स सी। फिर मैं आगे बोलूं तो यहां पर हमारे पास आ जाता है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। लास्ट में हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाती है यहां पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 4 रेशियोज हमारे फर्म की, हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को सिग्निफाई करती हैं। अगर आप बात करो इन्वेंट्री की, ये सारा इंटरनल मैटर है भाई। इंटरनली फर्म इन्वेंट्री के साथ कैसे डील कर रही है, अपने ट्रेड रिसीवेबल्स जिनसे पैसा मिलना है और जिनको पैसा देना है, ट्रेड पेबल्स, देन हमारी वर्किंग कैपिटल, इनके साथ हम लोग कैसे डील करते हैं, कैसे इन लोगों की हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कितना फायदा या नुकसान दे रही हैं इंटरनल एक्टिविटीज, इसके बारे में यहाँ पे जजमेंट की जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग ऑन टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिख करके हम आगे देखेंगे, समझेंगे, काफी कुछ है यहाँ पर समझने को। तो इन्वेंट्री टर्नओवर ratio is equal to cost of revenue from operations, जिसको बोला जाता है 11th क्लास में जो आपने वर्ड किया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ब्रैकेट में लिख लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको शॉर्ट में कॉग्स भी बोला जाता है, कॉग्स। तो यहाँ पर हम इसको COGS भी कह सकते हैं, मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा COGS। होल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो ये हमारे पास ये 2 फॉर्मूला आ गए। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमें न्यूमरेटर का भी कुछ फॉर्मूला देखना है, डिनोमिनेटर का भी कुछ फॉर्मूला देखना है। वो देखने से पहले हम लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, फिर हम लोग यहाँ पर अपने फॉर्मूलाज लिखेंगे। तो मैं नीचे जगह छोड़ रहा हूँ फॉर्मूलाज के लिए, देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले तो प्लीज ये चीज समझना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा आना, रेवेन्यू आना यानी कि कमाई होना, ऑपरेशन से कमाई होना, यानी कि ये नया वर्ड निकाला गया किसके लिए, ये नया वर्ड है यहाँ पर सेल्स के लिए। सेल्स को अब हम लोग कहते हैं यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप लोगों ने कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज वाले चैप्टर में भी वो पढ़ा, और साथ में मैंने आपको जो चैप्टर 1 करवाया था, चैप्टर 1 के अंदर भी हम लोगों को वहां पर ये वर्ड यूज करना है, अब ये टर्म यूज करना है। बुक 3 के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंस्टेड ऑफ सेल्स। अब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। भाई मेरे सेल्स की कॉस्ट कितनी पड़ती है, अगर मैं कोई चीज 10 रुपए की बेच रहा हूं तो मेरे को उसकी लागत कितनी पड़ती है। तो इसका पहले तो दूसरा नाम लिखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर इसका एक और नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसका घर का नाम है कॉग्स। घर में हम लोग जनरली बच्चों को सबको छोटे नाम से ही बुलाते हैं, पप्पू, चिंटू, बबलू, पिंटू, ऐसे नाम होते हैं हमारे। तो ठीक है, ये नाम रख लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडी है, मेरे को घर वाले एडी बुला लेते हैं, आदि बुला लेते हैं। तो देखते हैं, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अब यहाँ पर, बट उससे पहले हम लोग ये चीज़ें
समझेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता क्या है? देखो, कोई चीज आपको 8 रुपए की पड़ी, आप एक पेन बनाते हो, पेन के मैन्युफैक्चरर हो, आपको पेन पड़ता है 8 रुपए का, तो आप उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट जोड़ोगे। सर हमें पता है आप 2 रुपए ही प्रॉफिट लेने वाले हो, राउंड अप करोगे यहाँ पे, तो हमने 2 रुपए उसके ऊपर प्रॉफिट ले लिया, जिसके बाद हमारे पास हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है यहाँ पर 10 रुपए। तो 8 रुपए मेरी कॉस्ट, 2 रुपए मेरा प्रॉफिट और 10 रुपए यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस। तो देखो ना, इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, इसको बोला जाता है कॉस्ट, इसको बोला जाता है प्रॉफिट, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर होता है मेरा सेल्स। अब इसको हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में बोलते हैं। ये तो हो गई देसी भाषा में जिसमें हमने समझने की कोशिश करी। अकाउंटिंग की भाषा में इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। साथ में ये जो हमारे पास 2 रुपए मोटा माटी प्रॉफिट है, इस मोटा माटी प्रॉफिट को बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ये बराबर होता है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमारे पास हो गई यहां पर टेक्निकल भाषा। ये पेन में हमारे कुछ दिक्कत आ रही है, देखते हैं, कोई नहीं, चलो। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, बेसिकली अगर हम बात करें, और जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहां पर आप ये फॉर्मूला याद कर लो, हमारे पास कॉग्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। अब ये आपका यहां पर ब्रह्मास्त्र है। अब वो बैलेंस शीट को भूल जाओ। हम लोगों ने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में मैंने आप लोगों को हिंट दिया था, कहीं पर भी फंसो तो वहां पर किसको याद करो, बैलेंस शीट को याद करो, नहीं तो बैलेंस शीट की इक्वेशन को याद करो। अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट में एक्टिविटी रेशियोज में कहीं पर भी फंसो तो आपको 2 चीजों को याद करना है, जिसमें से पहली मैं आपको दे चुका हूं, और पहली हमारे पास ये है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी और आगे चलते हैं। अब हम लोग यहां पर क्लास 11th को याद करेंगे। क्लास 11th में हमने जो सीखा था उसको थोड़ा सा देखेंगे। ये लाइन टेढ़ी हो गई, सीधा कर लेते हैं। चलिए जी, सर क्लास 11th का क्या करवाने वाले हो, क्यों बुरे दिन याद दिलवा रहे हो? कोई बात नहीं, अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं, वो भी याद करने पड़ते हैं। तो लेट्स सी, अब हमारे पास यहां पर ये होता था एक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। क्लास 11th में भी आपको ये फॉर्मूला मैंने दिया था, और अगर मेरे से नहीं पढ़े कहीं और पढ़े हो तो कहीं और भी आपको ये फॉर्मूला डेफिनेटली दिया गया होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या आता था सबसे पहले? सर जी सबसे पहले आता था यहां पर ओपनिंग स्टॉक, फिर सर हमारे पास यहां पर आता था बाय सेल्स, इसमें से सर हम लेस कर देते थे सेल्स रिटर्न, फिर सर यहां पर आता था बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर सर हमारे पास यहां पर आता था टू परचेजेस। सर हम लोग परचेजेस में से लेस कर देते थे यहां पर क्या, परचेज रिटर्न। फिर और क्या आता था सर हमारे पास? सर हमारे पास और आते थे यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते थे, जैसे कि पावर, फ्यूल, लाइटिंग, ये सारे खर्चे, वेजेस, ये सब आते थे। और कुछ आता था क्या? नहीं सर जी, बस यही आता था। तो देखो यहां पर हम लोग एक चीज समझते हैं, एक चीज देखते हैं यहां पर, और ये सब करने के बाद हमारे पास यहां पर हमारा फिगर आता था, एक बैलेंसिंग फिगर, जिसको बोला जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम लोग ना ग्रॉस लॉस की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग मुनाफे की बात करते हैं। यहां पे सिर्फ ग्रॉस लॉस का भी ट्रीटमेंट समझा दूंगा। अब इधर एक चीज समझना प्लीज, मैं यहां पर ना मार्कर यूज कर रहा हूं, पेन यूज कर रहा हूं एक, चलो मार्कर ले लेते हैं हम लोग। हम लोग देखते हैं यहां पर, अगर मैं ये सेल्स में से, अगर मैं ये सेल्स में से ये प्रॉफिट घटा दूं, अगर मैं ये सेल्स में से ये प्रॉफिट हटा दूं, तो मेरे पास क्या बचता है? तो सर आपके पास यहां पर बच जाता है, ये सब चीजें बच जाती हैं डेबिट साइड पर, और क्रेडिट साइड पर आपके पास ये बच जाता है। तो लेट्स सी यहां पर, अब मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को ना इधर लाना चाहता हूं। जब मैं क्रेडिट साइड पे जो चीज ऐड हो रही है उसको डेबिट साइड पे लाऊंगा, तो डेबिट साइड पे वो माइनस हो जाती है। तो इस सेम चीज को हम लोग नीचे बनाते हैं। देखो यहां पर, अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं। कहां गया हमारा स्ट्रोक वाला इरेजर, ये रहा। अब क्लोजिंग स्टॉक को मैं चाहता हूं कि मेरे पास डेबिट साइड पे आ जाए। यदि क्लोजिंग स्टॉक को मेरे को डेबिट साइड पर लाना है तो मेरे को यहां पर माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे को लेस करना पड़ेगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरे को लेस करना पड़ेगा, और मैं यहां से इसको हटा दूंगा। सिंपली यहां से मेरे को इसे हटाना पड़ेगा।
अब मैं चाहता हूं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए इस साइड पर, तो ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम लोग उधर लेके जाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी यहां पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर हमारे पास हो गया लेस। अभी हमारे पास दोनों साइड्स बैलेंस थी, दोनों साइड बैलेंस कैसे थी, बैलेंसिंग फिगर था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। हमने डेबिट साइड पर डेबिट साइड की चीजें लिखी, क्रेडिट साइड पर क्रेडिट साइड की चीजें लिखी, जो भी डिफरेंस आया उसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट में डाला। तो दैट मींस मेरा दोनों साइड टोटल कर रहा है, दैट मींस मेरी ये वाली साइड जो है, जो मेरी डेबिट साइड है, ये बराबर है मेरे क्रेडिट साइड के। तो यहां पर अब समझने वाली बात क्या है, सर ऊपर आपने एक इक्वेशन लिखवाई थी कॉग्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। जरा सर कॉग्स को यहीं लिखे रहने दो, ये डेरिवेशन है, आप लोगों को डेरिवेशन सीखनी नहीं है, बट आपको लॉजिक तो पता होना चाहिए ना कि सर फालतू में फॉर्मूलाज बोले जा रहे हैं, बुक में भी फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, तो सर के होने का फायदा क्या हुआ, हम तो बुक से सीधा फॉर्मूला करते, हमें आ जाता, मेरे होने का कुछ तो फायदा उठाओ यहाँ पे। तो मैं कहता हूं कॉग्स को यहीं लिखे रहने देता हूं, इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। कॉग्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। तो अगर आप लोग यहां देखोगे सेल्स, ये हमारे पास नेट सेल्स है, इसमें से हम लोग जीपी माइनस कर दें, नेट सेल्स में से अगर हम लोग जीपी माइनस कर दें तो हमारे पास इसके बराबर आ जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं कॉग्स, इसको हम लोग कहते हैं कॉग्स। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट में उधर ले गया तो यहां से मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में ले गया था क्रेडिट वाली साइड, दैट मींस ये जो टोटल आ रहा है हमारे पास, हम इसको कॉग्स कह सकते हैं, बिकॉज कॉग्स इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। तो हमारे पास कॉग्स का एक और फॉर्मूला आ जाता है, और कॉग्स का एक और फॉर्मूला क्या आ जाता है यहां पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये सेकंड फॉर्मूला दे रहा हूं, ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आपको। अब यहां पर एक दे चुका हूं, कॉग्स प्लस जीपी, कॉस्ट लागत, 8 रुपए की लागत, 2 रुपए का मुनाफा, 10 रुपए की बिक्री, 10 रुपए का पेन। तो यहां पर कॉग्स का एक और फॉर्मूला आ जाता है क्या, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न को बोला जाता है नेट परचेजेस। तो इसके अंदर हम लोग जोड़ देंगे नेट परचेजेस, और इसके अंदर हम लोग जोड़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बेटा देखो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोगों को पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। गोइंग फॉरवर्ड जब हम क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों को उसके नेचर से आइडेंटिफाई कर लोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस करते करते एक लिस्ट भी हमारी क्रिएट हो जाएगी कि क्या क्या एक्सपेंसेस हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर माइनस कर रहे हैं अपना क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां से हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आपके पास ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कॉग्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको कॉग्स का दे दिया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई इन दोनों फॉर्मूलाज को अपने जहन में, अपनी सोल में उतार लो। अब आगे बढ़ें क्या, अब हमने फॉर्मूला में ऊपर वाली चीज तो देख ली, अब क्या हम नीचे वाली चीज देखें। यहां पर बाहर अचानक मस्त बारिश शुरू हो गई है और मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट अच्छा है भाई, ये कॉन्सेप्ट अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने में, इसको समझने में टाइम भी लगेगा, और यहाँ पर आपके एफर्ट्स यूज होंगे। देखो 12th क्लास के अंदर अगर आप लोग ये एफर्ट नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे, हर चीज फ्री में नहीं मिलेगी ना, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आएगा, और कॉम्प्लिकेटेड चीजों में, चैलेंजिंग चीजों में ही मजा आता है। वहीं पता लगता है आप कितने बड़े धुरंधर हो, आप कितने बड़े प्लेयर हो, आप कितने पढ़ाकू हो, या मे बी आपको कितनी समझ है, यहाँ पर कितनी नॉलेज है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। अब हम लोगों ने ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट समझ लिया, अब हमारी बारी है डिनोमिनेटर को फोड़ने की। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास है एवरेज इन्वेंट्री, चिंता मत करो, इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री होल डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास ये इसका दूसरा फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। अब यहां पर सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का सिग्निफिकेंस क्या है, रेशो है ठीक है, इसका फॉर्मूला है ठीक है, न्यूमरेटर आपने समझा दिया, डिनोमिनेटर आपने समझा दिया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो इंडिया के अंदर हम लोग न्यूमरेटर में लेते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्यों, चलो मैं आपको समझाता हूं। वैसे इसके फॉर्मूला में ना, फॉर्मूला होता है इसका सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। मेरे को एक ब्लैंक शीट चाहिए, ये रही। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स, जिसको कि बोला जाता है यहां पर सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री।
अब यहां पर होता क्या है, इस फॉर्मूला का या इस रेशो का सिग्निफिकेंस क्या है, ये रेशो बताना चाहता है कि आपकी इन्वेंट्री साल में या पर्टिकुलर पीरियड में कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि सपोज अगर ये रेशो हमारे पास आती 5 टाइम्स, इसका मतलब है जितनी आपके पास इन्वेंट्री है साल में 5 बार सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। एग्जाम्पल सर, ये लो एग्जाम्पल, 2.5 लाख रुपए की आपकी साल भर की सेल आई और 50,000 की आप लोग इन्वेंट्री कैरी कर रहे थे, तो 50,000 की इन्वेंट्री एक बार बिकी, फिर आपको इन्वेंट्री इकट्ठा करनी पड़ी, फिर 2 बार बिकी तो 1 लाख की सेल हो गई, फिर ये 50,000 की इन्वेंट्री आपने और प्रोक्योर करी, इसके बाद ये बिकी तो 1.5 लाख की सेल हो गई। तो एवरेज आपको 50,000 की इन्वेंट्री रखनी पड़ रही है, तो ये 5 बार साल में बिक रही है। तो आपको इन्वेंट्री कब ऑर्डर करनी है, कितनी ऑर्डर करनी है, इस रेशो से पता लगता है। अब यहां पर हम लोग 5 बार साल में ऑर्डर कर रहे हैं, तो यानी कि एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर पीरियड क्या होगा हमारे पास, इन्वेंट्री ऑर्डर पीरियड, इन्वेंट्री ऑर्डर पीरियड या इन्वेंट्री हमारी जो सेल्स में कन्वर्ट हो रही है कितने दिन में हो रही है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 365 डेज को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर 365 को यहां पर 5 से डिवाइड करें तो ये आता है 73 डेज। तो यानी कि आफ्टर एवरी 73 डेज आपकी इन्वेंट्री कंप्लीटली सोल्ड आउट हो जाती है। अगर आज मैं यहां पर 50,000 की इन्वेंट्री लाता हूं और मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, दैट मींस मेरी इन्वेंट्री 73 डेज बाद, ये जो 73 डेज बाद ये जो 50,000 की इन्वेंट्री पड़ी है ये पूरी बिक जाएगी, ये पूरी कंप्लीटली सोल्ड आउट हो जाएगी। तो हम यहां पर बस इतना ही जानना चाहते हैं, ये जो इन्वेंट्री ऑर्डर पीरियड है या जो इन्वेंट्री सेल पीरियड है ये आपके कोर्स में नहीं है, यहां पर इसको आपको नहीं करना, पर रेशो समझाने के लिए मेरे को आपको ये बताना जरूरी था। कई बार ना जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, सीनियर क्लासेस यानी कि ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, वहां पे दिया होगा द इन्वेंट्री गेट सोल्ड आउट इन 60 डेज, द इन्वेंट्री गेट सोल्ड आउट इन 100 डेज। तो यही बताना चाह रहे हैं उसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बेसिकली यही बताती है कि आपका जो स्टॉक है, आपका जो माल है साल में कितनी बार बिकता है। अगर आज मैं 1 लाख रुपए का माल ले लूं यहां पर और मेरा माल साल में 5 बार बिकता है तो मेरी सेल्स हो जाएगी 5 लाख रुपए। अब सर आपने तो जो फॉर्मूला है उसमें कॉस्ट लिखवाया है, यहां पर आप सेल्स की बातें किए जा रहे हो। बेटा देखो एक बस छोटा सा डिफरेंस है, क्यों हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में कॉग्स लेते हैं, कॉस्ट लेते हैं। कई कंपनीज आज भी सेल्स लेती हैं न्यूमरेटर में, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही लेती हैं, वो कॉस्ट नहीं लेती। बट फर्क पड़ता है हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पर। हमारी इन्वेंट्री ज्यादातर केसेस में किस प्राइस पे वैल्यू करी जाती है, ये करी जाती है वैल्यू कॉस्ट प्राइस पर। तो हम लोग जो नीचे डिनोमिनेटर में ले रहे हैं वही सेम चीज हमें ऊपर न्यूमरेटर में लेनी है। तो न्यूमरेटर में हम लोग सेलिंग प्राइस नहीं ले सकते, यहां पर न्यूमरेटर में हमें यहां पर लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज इक्वल टू माय कॉस्ट। ये सेल्स के बराबर नहीं है, जस्ट बिकॉज डिनोमिनेटर में इन्वेंट्री कॉस्ट पे वैल्यू की गई है, इसलिए न्यूमरेटर में भी जो हम ले रहे हैं सारा डेटा वो हमें कॉस्ट पे ही लेना पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोगों को यहां पर ये यूज करना पड़ता है। अब आ जाओ एक और चीज पर, आई होप आपको ये 2 फॉर्मूला समझ में आए यहां पर। अब हमारे पास जो तीसरा फॉर्मूला था या जो ये मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया था, कई बार आपको दिया होगा जीपी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जीपी कई बार परसेंटेज में दिया होता है, तो जीपी अगर दिया 25%। अच्छा एक पहले नोट डाल लेते हैं हम लोग यहां पर, एक सिंपल सा नोट लिखते हैं। इन केस आइदर opening inventory or closing inventory or just inventory is given in the question। अगर आपके पास खाली ओपनिंग इन्वेंट्री है या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है और या फिर आपको सिर्फ इतना लिखा है इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड या इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे आपको दोनों चीजें नहीं गिवन। सपोज अभी तो हमें एवरेज इन्वेंट्री के लिए दोनों चीजें चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री भी चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी चाहिए। बट अगर दोनों चीजें नहीं गिवन, सिर्फ एक चीज गिवन है, तो यहां आप डिवाइड बाय 2 मत करना, आप सिर्फ उसी फिगर को ले लेना सीधा सीधा। इज गिवन इन द क्वेश्चन देन इधर यहां पे लिख लो ओनली, देन डू नॉट डिवाइड
by 2 to calculate average inventory. देखो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हम लोगों को ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है, बट अगर हमारे पास सिर्फ, बात समझना, नोट को समझना, अगर सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हो क्वेश्चन में, या सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा हो, या सिर्फ इन्वेंट्री लिखा हो, उस केस में किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उस फिगर को एवरेज इन्वेंट्री मान लेना। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि जीपी भाई साहब को कई बार ना मेंशन किया जाता है परसेंटेज पे। तो जीपी अगर गिवन है 25%, तो इसका क्या मतलब है? ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारे पास है, दिस मींस दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%। यहां पर मैं लाइन डाल रहा हूं, जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम मान के चलते हैं 25% ऑफ सेल्स, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर कुछ भी नहीं गिवन, कई बार आपको जीपी ऐसे दिया होगा, भाई जीपी इज इक्वल टू 25%, तो आप वहां पे क्या अज्यूम करोगे? 25% ऑफ सेल्स की बात कर रहा है। और कई बार आपको जो जीपी दिया होगा, जीपी विल बी गिवन एज 25% ऑफ कॉस्ट। ये बोला जाएगा, दोनों चीजें कर सकता है, या तो बोल देगा 25% ऑफ कॉस्ट, या बोल देगा 25% ऑफ सेल्स। बट अगर कुछ भी नहीं बोल रहा तो हम क्या मान करके चलेंगे? जीपी इज गिवन एज 25% या x% ऑफ सेल्स। तो यहां पर मैं एक और नोट आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं। नोट, यहां पर नोट लिख लो भाई। नोट, इफ जीपी इज गिवन in terms of percentage, we assume it to be as a percentage on sales. If GP is given in terms of percentage, we assume it to be as a percentage on sales. ऑन सेल्स, बस यहां पर इतना बहुत, आप इतना अज्यूम कर लोगे। बाकी अगर आप लोगों को वहां पर मिसिंग इन्फॉर्मेशन दो तो सेल्स ले लोगे। अगर परसेंटेज ऑन सेल्स दिया हुआ है तो ऑन सेल्स ही लेना है, अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है तो आपको वहां पर कॉस्ट ही लेना है। सो दैट्स ऑल इसके अंदर। अभी दैट्स ऑल वीडियो में नहीं, अभी हम लोगों को आगे क्वेश्चंस भी करने हैं। अब सर एक और चीज बताओ, आपने सारी बातें हमें यहाँ पर बताई जीपी की, आप कुछ बातें क्या हमें ग्रॉस लॉस की भी बताओगे? अगर लॉस हो रहा होगा तो क्या करेंगे? बेटा अगर लॉस हो रहा होगा तो बस माइनस लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, हम लोग जीपी को प्लस कर रहे थे, ग्रॉस लॉस होगा तो हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। इधर हम लोग ग्रॉस लॉस प्लस करेंगे क्योंकि जीपी माइनस हो रहा है। जो भी चीज जीपी की आ रही है, ग्रॉस लॉस के केस में बस साइन बदल जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। सर हमें मोटा माटा समझ में आ गया है, आप जो बताना चाह रहे हो क्वेश्चंस करवाओगे तो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा। अब हम अपने सीधा क्वेश्चन शुरू करेंगे यहां से, तो देख लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन। आपको दो इक्वेशन याद रखनी है, कॉग्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स जिसको हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास कॉग्स का जो फॉर्मूला है, कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दो फॉर्मूलाज याद करना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय यहां पर एवरेज इन्वेंट्री। ये हमारे पास आती है टाइम्स में निकलकर। सर एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया है तो हम उसी को एवरेज इन्वेंट्री मान लेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया है हम उसी को एवरेज इन्वेंट्री मान लेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेंट्री वर्ड दिया तो हम उसी को ही एवरेज इन्वेंट्री मान लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस देखें यहां पर, तो क्वेश्चन ये रहे हमारे पास क्वेश्चंस। अभी इस सेट में यही क्वेश्चंस कर लो, देखते हैं अगर ये जल्दी जल्दी निपट जाएंगे तो हम लोग और क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आप लोगों को यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी है, फिर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड। सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबको पता था कि जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन ही ऐसा आता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साफ साफ दिया होता है यहां पर। तो मैं इसको यहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं आगे नहीं ले जा रहा। आगे हम लोग नीचे वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो इधर हम लोग बात करें 4,50,000 अपने पास आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आना चाहिए? यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2।
तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है, 1,25 और 1,75, 3 लाख डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ रहा है 1,50,000 और हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ रही है यहाँ पर 3 टाइम्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यही बहुत बेसिक था, बहुत सिंपल था। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 1,25 और 1,75 डिवाइड बाय 2, ये आ जाता है हमारे पास 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 2 1.5 लाख। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 450 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 3 टाइम्स इज आवर आंसर। यहाँ पर बहुत सिंपल, प्लीज इसको नोट कर लो, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को ये जगह थोड़ी सी यूज करनी पड़ेगी। चलिए जी, हमारा ये वाला क्वेश्चन निपट गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो आप लोगों के पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसको यूज करके एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। आगे हम लोगों को क्या चाहिए, दूसरी चीज सर कॉग्स चाहिए, कॉग्स चाहिए। तो कॉग्स के लिए देखो यहाँ पर परचेजेस गिवन है, कैरेज इनवर्ड्स गिवन है, वेजेस गिवन है और हम लोगों को फ्रेट आउटवर्ड्स गिवन है। सर कहीं ना कहीं हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं दिमाग में घूम रहा है। क्योंकि यहां पर आप लोग कॉग्स प्लस जीपी इक्वल टू सेल्स तो ले नहीं सकते, ना तो यहां पे सेल्स गिवन है ना यहां पे जीपी गिवन है। तो पहला वाला जो अस्त्र था उसको तो छोड़ दो, जो सेकंड मैंने आप लोगों को यहां पर फॉर्मूला दिया था, एक कितने गया, ये रहा। तो जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला दिया था यहाँ पर, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके यहाँ पर कॉग्स निकाल सकते हैं। सर निकाल के दिखा दो, तो मैं निकाल के दिखा देता हूं। ये हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 2 है हमारा। जो चीज पहले इजीली निकल सकती है पहले मैं उस पर हाथ मारूंगा। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मेरी तरह काम चोरी मत करना, पूरे पूरे वर्ड्स लिखना, डिवाइडेड बाय 2। तो कितनी कितनी थी यहाँ पर 40 और 12, सो 40,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाय 2। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं ना 5-5 मिनट के होते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास वो स्किल है, आपने इस चैप्टर की अगर एसेंस पकड़ ली, जड़ पकड़ ली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। मेरा फेवरेट है। इस चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बट मेरे को मजा आता है जब कोई यहाँ पर चैलेंजिंग क्वेश्चन लेकर के आता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग एनी डाउट्स फ्रॉम यू एज वेल। कोई डाउट्स आते हैं तो प्लीज लेट मी नो, और मेरे को आप लोग कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो, सब कुछ जो आपका मन करे। मैं यहाँ पर आपकी सेवा के लिए हूँ। आप लोग मेरा कोर्स खरीद रहे हो, सो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस तो देनी पड़ेगी भाई। कोई भी चीज खरीदेंगे तो कस्टमर केयर सर्विस मिलती है ना। अब यहाँ पर आप लोग सर्विस खरीद रहे हो मेरी, जब सर्विस लोगे तो मेरे को यहाँ पर कस्टमर केयर सर्विस आपको खुद ही देनी पड़ेगी, कोई और तो देगा नहीं मेरे बिहाफ पे। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी, मैसेज मी। नाउ लेट्स सी, ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है 26,000 रुपए की, 26,000 की। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखो निकालना कॉग्स है, लेकिन बुक की लैंग्वेज जो सीबीएसई में आप लोगों को वर्ड यूज करने हैं वो ढंग से करने हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। भाई आप लोगों का नाम होगा बबलू, चिंटू, पिंटू, जो भी नाम होगा आप लोगों का घर का, चीकू, और बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं। बट एग्जाम में क्या नाम लिखते हो अपना, एग्जाम में अपना नाम पूरा लिखते हो, आदर्श श्रीवास्तव। तो यहां पर आप लोगों को वही नाम यूज करने पड़ेंगे, ठीक। तो अब हम लोग यहां पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था 40,000, ऊपर से उठा लेते हैं। परचेजेस सर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं 92,000 की गिवन है। अब बात आती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, विच इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, देखो मेरे को नहीं पता भाई क्या क्या आता है, बट मैं समझा सकता हूं क्या क्या आना चाहिए। अगर यहां पे ये पेन है, इस पेन को बनाने में जो जो डायरेक्ट खर्चा लगता है, क्लास 11th याद करेंगे। यहां पर इस पेन को बनाने में मटेरियल लगता है, जो रॉ मटेरियल है इसके अंदर, वो हमारे पास परचेजेस में कवर अप हो जाता है या हमारे पास इन्वेंट्री में कवर अप हो जाता है। और क्या लगता है यहां पर हमारे पास लेबर लगती है। तो लेबर को क्या दिया जाता है, लेबर को दी जाती है वेजेस। तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ना लिस्ट बनाते हुए चलेंगे। कहीं पे भी आप लोग एक पेज पर, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो, वहां पे एक चीज बना लो, एक बॉक्स बना लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें जो जो खर्चे आएंगे हमारे पास, हम यहां पर उसको लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने आप लोगों को बताया वेजेस।
दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग देखते हैं, जिस फैक्ट्री में ये बन रहा है, फैक्ट्री की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, शोरूम की बात नहीं कर रहा हूं, जिस फैक्ट्री में बन रहा है उसके सारे खर्चे, तो उसको बोला जाता है यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आता है अपने पास? फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है पावर, फ्यूल, लाइटिंग, हीटिंग, ये सारी चीजें हमारे पास लगभग आ जाती हैं वहां पर, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे हमारे खर्चे। फिर हमें इस पेन को खरीदना है, इसका जो माल खरीद रहे हैं हम लोग, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो खरीदने की कॉस्ट किसको बेयर करनी पड़ती है? खरीदने की कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ती है। अगर आप लोग Amazon से कुछ मंगवाओगे, वैसे तो Amazon फ्री डिलीवरी देता है कई बार, बट अगर वहां पे फ्री डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है तो डिलीवरी चार्ज किसको पे करना पड़ता है? सेलर को या परचेजर को? सर हमें ही देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग परचेजर हैं, तो परचेज से रिलेटेड सारे खर्चे हम लोगों को करने पड़ेंगे। तो यहां पर थर्ड चीज आ गई, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। जो भी खर्चा परचेजेस के ऊपर हम लोग इधर कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कैरेज इनवर्ड, सामान मंगवाने का खर्चा। अगर हम मंगवा रहे हैं रोड से, अगर हम मंगवा रहे हैं यहां पर शिप से, तो हम लोगों को देना पड़ेगा फ्रेट इनवर्ड। फिर एक टैक्स भी देना पड़ता है हम लोगों को इसके ऊपर, ऑक्ट्रॉय बोला जाता है जिसे। ऐसे और भी कोई खर्चे इनवर्ड वाले। आउटवर्ड वाला खर्चा आप देखो, अगर आपको ये पेन यहां पर पहुंचाना है सेलर तक, कोई आपसे मांग रहा है पेन, कह रहा है मेरे को ये 100 पीसेस भिजवा दो, तो सेलर तक अगर ये पेन हम लोगों को भिजवाना है यहां पर, तो भैया सेलर को खर्चा बियर करना पड़ेगा। तो यहां पर आउटवर्ड वाले खर्चे हम लोग नहीं लेंगे, आउटवर्ड फ्रेट, आउटवर्ड कैरेज, आउटवर्ड ये सब खर्चे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये बॉक्स अलग से आप बनाओ कहीं, इसके अंदर लिस्ट में कुछ ना कुछ एड ऑन आता रहेगा, तो इसको नीचे जगह छोड़ देना थोड़ी सी। अब लेट्स सी, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब हम लोगों को लेने हैं एक्सपेंसेस। तो सर ये कैरेज इनवर्ड है, इनवर्ड वाले खर्चे हम लोगों को करने पड़ेंगे, तो भैया इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बना लो। तो 4000 रुपये हम इसको यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बना लेंगे। फिर वेजेस की बात कर रहा है, सर ये वेजेस तो लेबर को देनी पड़ेंगी, 6000 रुपये यहां लिख लेंगे। देखो सैलरीज नहीं आएंगी कभी भी, सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होती। सैलरीज किसको मिलती हैं? सैलरीज मिलती हैं एम्प्लॉइज को। और वेजेस किसको मिलती हैं? वेजेस मिलती हैं दिहाड़ी मजदूरों को। जो फैक्ट्री में हमारे पास लेबर काम कर रही है, दे अर्न वेजेस। वेजेस जनरली डेली बेसिस की होती हैं, और सैलरी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सैलरी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास? बेसिक पे, HRA, ट्रैवल अलाउंस, कन्वेंस, फूड, बहुत सारी चीजों के अलाउंसेस मिलते हैं। सैलरी एक स्ट्रक्चर्ड चीज होती है, वेजेस हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। तो यहां पर हम लोग सैलरी को नहीं लेंगे, वो एम्प्लॉइज को मिलती है, और एम्प्लॉइज फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं, वो लोग ऑफिस में बैठते हैं, मस्त आराम से एसी में बैठते हैं। अब सर बच्चे पूछेंगे सर आप क्या हो, आप लेबर हो या फिर यहाँ पर एम्प्लॉय हो? बेटा जो मर्जी समझ लो, आप लोग हमारा कोर्स खरीद रहे हो, मेरे को यहाँ पैसे मिल रहे हैं सिंपली, तो मैं यहाँ पर बिजनेसमैन कह लो, प्रोफेशनल कह लो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कह लो, ना तो लेबर की कैटेगरी में आता हूँ क्योंकि दिहाड़ी तो मिल नहीं रही यहाँ पे रोज की, और ना ही मैं यहाँ पर सैलरी की कैटेगरी में आता हूँ क्योंकि मेरे को कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे सैलरी के, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, फूड अलाउंस। तो मैं दोनों में ही फिट नहीं बैठता, मैं यहाँ पर बैठता हूँ इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल एंड बिजनेस इनकम। तो यहाँ पर मेरे पास वो कैटेगरी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब फ्रेट आउटवर्ड्स। बताओ फ्रेट आउटवर्ड्स को लूं या ना लूं? सर अभी आपने सिखाया आउटवर्ड वाले खर्चे हम लोग नहीं लेंगे, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस जो भी लगेंगे वो हम लेंगे, लेकिन अगर कोई भी एक्सपेंस हमारा सेल्स पर हो रहा है, दैट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। भले ही आपने खर्चा कर दिया, अब ये फ्रेट आउटवर्ड का खर्चा 7500 हमने खर्चा किया है, हम ही यहाँ पर सेलर को, हम ही यहाँ पर जब सेल्स कर रहे हैं तो हम ही उसको परचेजर को कह रहे हैं कि भाई ले, हम ही पैसे दे देते हैं तेरे तक माल पहुंचाने के। भले ही हम पैसे दे रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर अस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, ये हमारे पास P&L अकाउंट में जाता है, तो इसको यहां पर नहीं लेना, इसको इधर आप लोग अवॉइड कर दोगे। चलिए जी सर अवॉइड कर दिया। सर क्लोजिंग स्टॉक था 12000 रुपए, बस अब हम लोग यहां पर कॉग्स निकाल लेंगे। तो कॉग्स निकालने के लिए ये हमारे पास आ जाएगा 40 + 10 50, 50 + 92 - 12, तो 80 और 50 हमारे पास हो जाता है 1,30,000 रुपए। तो हमारे पास हमारा न्यूमरेटर भी आ गया, हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर भी आ गया। तो इधर हम लोग निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो।
शुरू शुरू में आपको क्वेश्चंस में यहाँ पर टाइम लगेगा, बट एक बार आप 3-4 क्वेश्चंस कर लो, आपका फ्लो बहुत अच्छा बैठ जाएगा। तो न्यूमरेटर में 1,30,000, डिनोमिनेटर में हमारे पास 26,000, काटते हैं 3 0 से 3 0 गए, 1 2 की टेबल में आता है 1 5। तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यहाँ पर आ रही है 5 टाइम्स। दैट मीन्स हमारी इन्वेंट्री साल में 5 बार सोल्ड आउट हो जाती है। सो दिस इज आवर आंसर यहाँ पे। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूं। आप कोई भी एजुकेटर उठा करके देख लेना यूट्यूब पर या कहीं पर भी, या तो उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया होगा और वो एजुकेटर नहीं होंगे, वो इन्वेस्टमेंट वाली वीडियोज होंगी हायर क्लासेस की, ग्रेजुएशन लेवल की। अगर आपको 12th में कोई पढ़ा रहा है तो इतने डेप्थ में आई एम प्रिटी श्योर कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। आई एम वेरी वेरी डैम श्योर इतने डेप्थ में मीनिंग समझाना, डेरिवेशन समझाना, इतने सारे क्वेश्चंस कराना, नो वन इज डूइंग दैट। भले ही आप उठा करके देख लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहां पर हम लोगों को गिवन है 5 लाख रुपए। हम लोगों को यहां पर परचेजेस गिवन है 5,50,000 रुपए। हम लोगों को यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 1 लाख रुपए। अब सर आपने सिखाया था यदि सिर्फ ओपनिंग एंट्री ले रखी हो तो दे रखी हो क्वेश्चन में, तो उसी को हम लोग एवरेज इन्वेंट्री मान लेंगे। बट यहां पर आप एक चीज समझो, क्या आप यहां क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हो? आप बिल्कुल निकाल सकते हो। तो जिस क्वेश्चन में आप लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हो, कृपया करके भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वहां पर ऐसा मत करना कि ओपनिंग इन्वेंट्री को ही एवरेज इन्वेंट्री मान करके आ जाओ। मैंने आप लोगों को जो यहां पर ये नोट लिखवाया हुआ है, ये लिखवाया है अगर आपको ओपनिंग दी है तो आप लोग ओपनिंग को एवरेज इन्वेंट्री ले लो, अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है तो आप उसे एवरेज इन्वेंट्री ले लो, अगर आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री दी है तो उसको आप लोग एवरेज इन्वेंट्री ले लो। बट अगर यहां पर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने का कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा है या स्कोप है, तो वहां पर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। लेट्स सी यहां पर क्या हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। याद करो दो फॉर्मूला जो मैंने आपको कहा था, आंख बंद करो। एक सर आपने कहा था कॉग्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। सर यहां तो वो वाला नहीं लग रहा है, मेरी आंखें बंद है। सर दूसरा फॉर्मूला यहां पर लग रहा है COGS is equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock। सर यहाँ पर हमारे पास COGS है, सर यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, सर यहाँ पर हमारे पास परचेजेस है, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो हम उसको 0 ले लेंगे, और सर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है तो उसको हम लोग X मान लेंगे, हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, ये हमारा है सॉल्यूशन नंबर 3। आई गेस वी आर ऑन आवर थर्ड क्वेश्चन पे ही है, ठीक बात। तो मैंने कहा था जब फंसोगे दो फॉर्मूलाज में से कोई एक काम आएंगे। तो कॉग्स इज इक्वल टू, एग्जाम में लिखोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यही लिखवा देता हूं मैं, नहीं तो तुम लोगों की ना गंदी आदत लग जाएगी एग्जाम में भी। कॉस्ट ऑफ RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा इधर फॉर्मूला लगना चाहिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 लाख। परचेजेस है 5,50,000 इक्वल टू परचेजेस दे रखी है 5,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास 0 हैं। क्लोजिंग स्टॉक को मैं शॉर्ट में CS लिख रहा हूं, और हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख रुपए। तो आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो यार, इजीली निकल सकता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग इधर ले आते हैं, यहाँ के प्लस हो जाएगा, उधर माइनस हो रहा था। यहाँ पर अब लोग लिखेंगे हम लोग 1 लाख प्लस 5,50,000 माइनस 5 लाख, ये लिखेंगे। अब ये हमारे पास आ जाता है 650 माइनस 5 विच गिव्स मी 1,50,000। तो 1.5 लाख रुपए का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब यहाँ पर आप लोग एवरेज इन्वेंट्री निकाल लीजिए। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आएगी यहाँ पर? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री होल, तो ये लाइन मेरे से सीधी नहीं बनती है, होल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री इज कितना? 1 लाख रुपीज क्वेश्चन में गिवन था। क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा हम लोगों ने अभी निकाल लिया,
इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स मी 1,25,000। अब आप लोग यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगाइए, और जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो न्यूमरेटर में लिखेंगे आप लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मेरी तरह नहीं लिखेंगे, काम चोरी नहीं करेंगे, मेरे को तो यहाँ भी बहुत बार लिखना है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यूएस में इसको बोलते हैं इन्वेंटरी। चलो जी, हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं, वो लोग इन्वेंटरी बोलते हैं, हर जगह का अपना अपना एक्सेंट है। तो इसको हम लोग कॉस्ट हमें दे रखी थी 5 लाख, नीचे हमारे पास था 1,25,000, 3 0 से 3 0 काट दीजिए आप, 125 इंटू 4 बराबर होता है 500 के, सो ये 125 इंटू 1 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4, सो हमारा आंसर है 4 टाइम्स। दैट मीन्स जितनी हमारी इन्वेंट्री है हम साल में इसको 4 बार बेच सकते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहाँ पर हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या हम लोग, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन 3 भी हो गया। 3 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर और बचे हुए हैं, तो देख लेते हैं, कर लेते हैं, जितने होंगे कर लेंगे। ये 3 तो हैं, इसके अलावा 8-10 क्वेश्चंस और हैं, तो डेफिनेटली इसकी एक और वीडियो भी होगी और वो वीडियो आपको हमारे ऐप पे मिल ही जाएगी, ऑब्वियस है। चलिए, अब यहाँ पर कहता है कैलकुलेट आईटीआर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, हमें जरूरत होगी, परचेजेस भी गिवन है, परचेजेस की वैसे जरूरत नहीं होती, जैसे ही आपके पास यहाँ पर परचेजेस वर्ड आ जाए समझ लेना यहाँ पर आपका सेकंड वाला फॉर्मूला लग रहा है, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स, ओके, इसने हमें यहाँ पर सेल्स भी दे दी और साथ में इसने हमें जीपी रेशो भी दे दी। अब जो जीपी रेशो है 30% है। सर जीपी रेशो क्या होता है? जीपी रेशो कुछ नहीं होता, जीपी को परसेंटेज में जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसे जीपी रेशो कहा जाता है। अगर आप लोगों को यहाँ पर जीपी रेशो का फॉर्मूला भी लिखना है तो वो भी लिख लीजिए, लिख लो, एक काम करो, जीपी रेशो का भी फॉर्मूला, क्या पता काम आ जाए, नहीं तो किसी बच्चों के तो काम आ ही जाएगा। आगे वैसे हम लोगों को करनी है इस चैप्टर में जीपी रेशो, वहां डेफिनेटली लिखवाऊंगा, बट यहां पर कभी कभार यूज हो जाएगा तो लिख लेते हैं। जीपी रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है, लिख लो, काम आ जाएगा। तो अब हम लोग इधर क्वेश्चन देख रहे थे, तो जीपी रेशो को मैं यूज करूंगा यहां पर, और नेट सेल्स को या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यूज करूंगा, इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे और हम लोगों के पास जीपी कैसे आ जाएगा? जीपी हम लोगों के पास यहां पर आ जाएगा एब्सोल्यूट फिगर में, अभी गिवन है परसेंटेज में। तो जीपी रेशो कितनी है? 25% है, और सेल्स कितनी है? 6 लाख। तो चलिए जी, ये हमारा बनता है सॉल्यूशन 4, ब्लू पेन से ही करते हैं इसे। जीपी रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास ये है 25%, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को नहीं पता कितना है, वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। नेट सेल्स हमारे पास थी 6 लाख। आप 100 हटा सकते हो, परसेंटेज का साइन है यहाँ पर, तो आप इजीली कर सकते हो। चलो जी, अगर लगाना है तो लगे रहने दो, हटाना है हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%, नीचे मैं 100 लगा रहा हूं क्योंकि परसेंटेज था, मल्टीप्लाइड बाय 6 lakhs, दिस गिव्स मी 1/4, तो 4 1, और यहां पर हमारे पास 1,50,000। तो 1,50,000 इज व्हाट? 1,50,000 इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। अब इन दोनों को यूज करते हैं, कॉग्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। मेरे पास कॉग्स नहीं है, मेरे पास जीपी है, मेरे पास सेल्स है, इन दोनों से मैं यहां पर कॉग्स निकाल लूंगा। तो कॉग्स को मैं यहां पर लिखूंगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस यहां पर हम लोग लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, या फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास नहीं है, यही हमें निकालना है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू सेल्स कितनी है? सर सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख,
और हमने यहाँ पर जीपी निकाल लिया था, 25% था, तो यानी कि 1.5 लाख। तो सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगी 4,50,000। अब अपने क्वेश्चन को वापस से देखो, हमारे पास यहाँ पर कॉग्स भी आ गई अब, और कॉग्स आ गई हमारे पास 4,50,000 रुपये। अब हमारे पास न्यूमरेटर आ चुका है, डिनोमिनेटर की बारी है। तो देखते हैं डिनोमिनेटर में हमें चाहिए होता है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां पर भी सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, बट इधर हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर? ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ये अब हमें मिल गया है। ओपनिंग इन्वेंट्री सर हमें क्वेश्चन ने दे रखी है, परचेजेस भी सर हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, और सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इन्हें ले लेंगे 0। और सर ये क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर है 4,50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री सर आप क्वेश्चन में देख लो, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 50,000, परचेजेस गिवन है 3,90,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप लोग इधर की तरफ ले आओ, यहाँ पर इमेज उल्टी जाती है कैमरा से, तो इधर की तरफ ले आओ आप लोग क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आकर हमारे पास प्लस हो जाएगा, उधर माइनस हो रहा था, ये आ जाएगा 50,000 प्लस 3,90,000 माइनस 4,50,000। हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या? नेगेटिव में कैसे आ रहा है हमारा आंसर? कोई अमाउंट गलत उठा ली क्या हम लोगों ने? ओहो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी। छोटी सी गलती और बहुत बड़ी मिस्टेक, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आलू पूड़ी बटी। तो यहाँ पर हमने अपनी आलू पूड़ी बांट दी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 30% है, 25% नहीं है। यही प्रॉब्लम हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास में। अगर मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में गलत कर रहा होता या लाइव क्लास में गलत कर रहा होता, गलती से मैंने अमाउंट 30 की जगह 25 ले ली होती, तो बच्चे चिल्ला चिल्ला के कहते सर गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। बट यहाँ पर हम लोग ये नहीं पकड़ पाए, तो इसको फटाफट से भाई ठीक करते हैं, जो गलती है ठीक करते हैं इसी में ही। शुक्र है टाइम पे पता लग गया। कैसे पता लगा? मेरे पास यहाँ पर आ रहा है माइनस में आंसर, क्लोजिंग स्टॉक -10,000 आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता, गलत है। दैट मीन्स हमने गड़बड़ करी है यहाँ पर। चलो पीछे जाके गड़बड़ ठीक करते हैं। 25 की जगह वो हमारे पास 30% था, तो 30% लेते हैं हम इसे। यहाँ पर 30% ऑफ 60 लाख लेना है हम लोगों को। 30%। देखो गलती हो सकती है, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, कैसे नहीं होगी गलती? राशन लेने जाते हो, नीचे से दाल चावल आटा चीनी, उसमें कई बार हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाती है, तो फिर अकाउंट्स पढ़ रहे हो। मेरे से भी होगी, आपसे भी होगी, ह्यूमन एरर है। अकाउंटेंट बन जाओ जितने मर्जी बड़े, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो करोगे, बट गलती सुधारनी और एक्सेप्ट करना है कि हमने गलत करा है। ऐसा नहीं है कोई भी परफेक्ट है, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे गलती हो गई और हम लोग इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। यही हमें लाइफ में भी करना है। चलिए जी, तो 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख, तो ये हमारे पास 10 से 10 चला गया। ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ ना, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ अब की बार। तो ये हमारे पास 10 से 10 गया, इधर हमारे पास 10 गया, ये मेरे पास बच जाता है 1,80,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग 1,80,000 यूज करेंगे, 1.5 लाख यूज नहीं करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा मेरे पास 4,20,000 रुपये। फिर हम लोग इधर भी आते हैं, तो 4,20,000 इज इक्वल टू कितना था ओपनिंग इन्वेंट्री? ओपनिंग इन्वेंट्री था हमारे पास 50,000, परचेजेस था सर 3,90,000, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 0, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 50,000 प्लस 3,90,000 माइनस 4,20,000। अब बात बनी ना, अब आएगा ना आंसर। तो ये हमारे पास आ जाता है 20,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी है, हमारे पास यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से। तो सीधा सीधा हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो का। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज 4,20,000। नीचे हम लोगों को यहाँ पर लेना है एवरेज इन्वेंट्री। सर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। सर एक ही बारी में दो डिवीजन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं?
तो ऊपर 4,20,000 ही रहने देता हूँ, नीचे 70,000 डिवाइडेड बाय 2, दिस गिव्स मी 35,000। तो ये हमारे पास 12 टाइम्स आएगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे माइंड की कैलकुलेशन कह रही है। तो 12.85 टाइम्स, 12.85 टाइम्स इज आवर आंसर। इसका मतलब है हमारी जो इन्वेंट्री है साल में कितनी बार बिक जाती है, कितनी बार सोल्ड ऑफ हो जाती है, 12.85 टाइम्स। यानी कि अगर हम कुछ भी इन्वेंट्री खरीदते हैं हमें साल में ये 13 बार, 12.5 बार 12.85 टाइम्स खरीदनी पड़ेगी और फिर ये हमारे पास बिक जाएगी। तो एक साल में हम कितनी परचेज करेंगे इन्वेंट्री की, 12.85 टाइम्स। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ना चाहते हो इस वीडियो में या अगली वीडियो में कराऊं? मेरे को तुम्हारे मन की आवाज़ आ गई है सर इसी वीडियो में करा दो एक और क्वेश्चन। आई नो 90% ऑफ बच्चों ने कहा होगा कि नहीं सर अगली वीडियो में करवाना, बट इसमें एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। सो करके लेते हैं, दिखा देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान है, आप लोग खुद करोगे। अब ये नेक्स्ट मैं नहीं करवाऊंगा आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, वेल एंड गुड। गिवन भी क्या है, 29,000 और 31,000। एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पर हमारे पास इतना आसान है निकालना, एवरेज इन्वेंट्री आपके पास 30,000 आ जाएगा। 31,000 प्लस 29,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट गिव्स मी 30,000। फिर आप लोगों के पास नेट सेल्स यानी कि 3,20,000 गिवन है और जीपी रेशो गिवन है। क्या निकाल लोगे इससे? आप इससे यहाँ पर आराम से कॉग्स निकाल सकते हो। जीपी रेशो को यूज करो, जीपी रेशो से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग सेल्स में से माइनस कर देना, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। सर करके दिखा दो, लो भाई करके दिखा देता हूं। तो जीपी रेशो, अब की बार जीपी रेशो 25%, अब मैंने देख लिया अच्छे से, अब कोई गलती नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं ये 100 लेना नहीं चाह रहा क्योंकि परसेंटेज में है ऑलरेडी। तो ये 25% इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स थी 3,20,000 रुपए की। तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, यानी कि 1/441 और यहाँ पर 80,000 से कट जाएगा। तो जीपी हमारे पास आ गया 80,000। अब हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ, ढंग से लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर सेल्स। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है आप लोगों को। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू, ये जीपी यहाँ जाके माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये गिवन है 3,20,000 माइनस यहाँ पर हम लोग 80,000 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गई और हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री 30,000 हो गई। तो लो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी निकलवा ही लो यहाँ पर मेरे से। जब इतना करवा दिया मेरे से आपने क्वेश्चन तो पूरा ही करवा लो। हमारे पास न्यूमरेटर में होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, लिख देता हूँ ये भी। डिनोमिनेटर में हमारे पास होता है एवरेज इन्वेंट्री, तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000। दिस गिव्स मी माय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एज 8 टाइम्स। सो 8 टाइम्स मेरे पास यहां पर मेरा आंसर आ गया। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो करना तो है ही, अभी करो या बाद में करो, बाद में कर लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉपिक की 3 वीडियोस भी हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है इसके अंदर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।